Assalamu alaikum students. Today the topic is ABO blood group system, and we have ended up with the independent assortment, and after independent assortment, that is the two trait inheritance, we have the topic of ABO blood group system, that is the multiple allele. Now there are four systems in case of blood group. Uh, in which the blood group system is expressed. यूजुअली आपके पास नॉर्मल केसेस में ये होता है कि जीन्स जो हैं जो जिनकी अल्टरनेट फॉर्म है एलील्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं और वो एक करेक्टर को जो है वो कंट्रोल करती हैं जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल येलो कलर येलो या राउंड या रिंकल सीड तो वाई कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था और स्मॉल वाई जो है वो रिसेसिव को लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीपल एलील के डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़ देयर आर more than 3 or 4 possible phenotypes for a particular trait then we can say that कि आपके पास इस तरह की एलील्स जो कि 2 से ज़्यादा हो 3 हो 4 हो और ये कंट्रोल कर रही हो करेक्टर को जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल ली ब्लड ग्रुप सिस्टम की यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिस्टम की ह्यूमन में एग्जांपल ली गई है जैसे कि हमें पता है कि आपके पास ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं इसमें एक टाइप होती है ब्लड ग्रुप ए एक है ब्लड ग्रुप बी एक है ब्लड ग्रुप ओ नाउ आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पर की गई है एक्चुअली दी ऑर्गेनिजम्स जिनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा द इंडिविजुअल्स हैविंग द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज इफ दे हैव बी एंटीजन सो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आपके पास ये जो आरबीसी की सरफेस है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है पूरी की पूरी एंटीजन और ये एंटीजन्स जो हैं वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लड टाइप अगर ए है तो उसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी बी है तो उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होगी ठीक है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ के केस में ना आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होती है ना बी होती है जिस वजह से इसको हम जीरो कहते थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ब्लड ग्रुप ओ कह दिया गया राइट सो यहाँ पर आप देखिए व्हाट इज एंटीजन एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को राइट लेकिन हम कहते हैं कि ये एंटीजन टू टाइप्स की हो सकती हैं एक इंटरनल एंटीजन होती है और एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंटीजन तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ जाए लेकिन इंटरनल एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होती है जैसे कि हमारे आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस ठीक है तो ये एंटीजेंस जो हैं ये आपके पास हर आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगी अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है इस डायग्राम की तरफ आप देखें तो आपने देखे कि ये आपके पास ये जो रेड सर्कल्स की फॉर्म में है ये आरबीसी शो किया गया है और ये जो आपके पास ग्रीन में शो किया गया है ये एच सब्सटेंस शो किया गया है ठीक है तो आपके पास ये जो आरबीसी है इसकी सब की सब आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम एच सब्सटेंस कहते हैं ये सब्सटेंस जो है ये कब बनता है जब आपके पास बोन मैरो सेल्स बोन मैरो में ये इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होती है तो आपके पास ये एच सब्सटेंस तब ये रिलीज करता है तो हर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एच सब्सटेंस होगा लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आरबीसी जिसके ऊपर एच सब्सटेंस नहीं है तो उसके ऊपर एंटीजन ए बी या कोई भी एंटीजन ए बी एंटीजन आके अटैच नहीं होगी तो ये वो एच सब्सटेंस ही है जो आके आपके ब्लड ग्रुप को या ए बनाता है या बी बनाता है ठीक हो गया
here we take the example of blood group A. In this case, जब आपके पास इसके क्रोमोसोम्स हैं, अब आप क्वेश्चन माइंड में आएगा कि आरबीसीज में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो फिर क्रोमोसोम कैसे? एक्चुअली यहाँ पर हम वो स्टेज पढ़ रहे हैं जब इरिथ्रोब्लास्ट जो हैं वो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट हैं और वो बोन मैरो में उनकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो उनके पास क्या थे? न्यूक्लियस भी था, क्रोमोसोम भी था, डीएनए भी था। तो वहां पर ये जो जीन प्रेजेंट थी, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, अगर एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगी, तो हम कहते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई ए से, कैपिटल आई विथ अपर केस ए, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, जो कि क्या करती हैं? ब्लड ग्रुप, एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ये एलील्स। तो हमने कहा कि ये मल्टीपल ब्लड ग्रुप सिस्टम इस वजह से है, या मल्टीपल एलीलिक सिस्टम इस वजह से है कि ये एक क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। यानी जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 9, यहाँ पर एक जीन दूसरे जीन के ऊपर अपना एक्शन, अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो एच सब्सटेंस वाली एलील है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये दो वो जीन्स हैं जो आपस में क्या कर रही हैं? इंटरेक्शंस कर रही हैं। तो हमने कहा कि आपके पास जब मोर देन आपके पास एलील्स बन जाए एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, तो हमने कहा कि इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज मल्टीपल एलीलिक सिस्टम। इसमें एक क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम नंबर 9, इसकी ये जो प्रेजेंस है, ये आपके पास आरबीसीज के न्यूक्लियस के अंदर है, और ये जो है ये एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करेगा? आपकी आरबीसीज के ऊपर एक्सप्रेस होने के बाद ये क्या करेगा? एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। नाउ आपके पास ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, इसमें एक एंजाइम होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन मैंने किया है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो ये ग्लाइकोसाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास आरबीसीज बनते हैं, तो अगर मैं आपको यहाँ से स्क्रीन शेयर करूँ, ये वाली, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आपके पास आरबीसीज बन रहे थे, तो सबसे पहले एक एंजाइम है, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एंजाइम जो है आपके आरबीसी में प्लेस्ड फ्यूकोस जो है, इसको क्या करता है? इसको सरफेस के ऊपर लेकर आता है, और आपके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ओलिगोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ग्रीन कलर का अटैच हुआ है ना, ये पहले अटैच नहीं होता, पहले सिर्फ ओलिगोसेक्राइड होता है। तो ये फ्यूकोस आके अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। तो जब ये अटैच हो जाता है तो हमारा तब मकसद पूरा हो जाता है, और वो हमारा मोटिव क्या था? एच सब्सटेंस बनाना। तो ये एच सब्सटेंस बन गया। जब तक ये एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, एंटीजन ए आके अटैच नहीं होगा, और ब्लड जो है वो हमें मालूम नहीं होगा, या हमें आरबीसी के ऊपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एंटीजन ए अटैच ही नहीं होता एच सब्सटेंस की एब्सेंस में, राइट। सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा और डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगी। यहाँ पर अब ब्लड ग्रुप बी में आप अगर देख लें, ब्लड ग्रुप बी में भी सिस्टम ऐसा ही होगा, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ एंजाइम डिफरेंट है, ट्रांसफरेज बी एंजाइम है, जो कि ट्रांसफर करेगा क्या? गैलेक्टोज, जो कि आरबीसी के अंदर प्लेस थी, उसको सरफेस के ऊपर। जब सरफेस के ऊपर ये गैलेक्टोज आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जी ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब एक हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी के एच सब्सटेंस के ऊपर अंदर से गैलेक्टोज भी आएगा, और अंदर से एन एसिटाइल ग्लूकोज ट्रांसफरेज वाला जो एंजाइम है, ये वाला ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है, ये क्या करेगा? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन को आके अटैच कर देगा। यानी यहाँ पर ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में दोनों एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है।
तो ब्लड ग्रुप ए वाले जो पर्सन है उसमें एंजाइम ए भी काम करेगा, एंजाइम बी भी काम करेगा, अगर मैं शॉर्ट में कह दूं ना। तो आपके पास ये यहाँ आरबीसी के अंदर प्लेस्ड जो एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन था और ये जो गैलेक्टोज था, इसका बाहर आना जरूरी था और एच सब्सटेंस के साथ अटैच। जब ये एच सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाएगा तभी हम इसे कहेंगे कि ये एंटीजन बी है। अगर मैं इससे ये रेड हटा दूं तो ये एच सब्सटेंस है, और अगर मैं इससे ये फ्यूकोस हटा दूं तो ये ओलिगोसैकेराइड है, और ओलिगोसैकेराइड और फ्यूकोस मिलकर एच सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो रेड कलर का है ये क्या बनाता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारे पास एंटीजन ए या बी बन जाती है, राइट। सो हमारे पास ऑफ कोर्स अब तो ये आपको पता चल गया कि ओ सब्सटेंस जो है या ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या होगा। ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई भी एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से ना ही गैलेक्टोज आएगा और ना ही कोई और एन एसिटाइल अमीन आएगा, और इसीलिए ना आपके पास सर्कल अटैच होगा और ना आपके पास ट्रायंगल अटैच होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इजी वे में बता दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ एच सब्सटेंस ही प्रेजेंट था और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये ओ ब्लड ग्रुप है, और इसमें आपके पास 2 पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकती हैं, दैट इज फिनोटाइप तो नहीं, जीनोटाइप। जीनोटाइप आपके पास हो सकती है आई विद स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ पर आपने पॉसिबल फिनोटाइप्स भी करनी है, मेंशन करनी है, जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, दैट इज आई ए आई बी, and for the blood group A we have IA ठीक है, and for blood group B we have IA sorry IB, and for in the other case we can also mention over here, as you can see here, that I and I। ठीक हो गया, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप सिस्टम, इट वाज discovered by the कार्ल लैंडस्टेनर इन 1909। सो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था ये कार्ल लैंडस्टेनर ने प्रपोज किया था, और इसकी बेसिस ये थी कि आपके पास कुछ ऐसे फेलियर्स आ रहे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान डेथ्स हो रही थी, फिर उसका साइंटिस्ट ने रीज़न मालूम किया। तो रीज़न ये मालूम हुआ कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप ए है उसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और ओ डिनोट डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुप बी जो है उसको हम ब्लड ग्रुप बी और ओ डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कभी ब्लड ग्रुप ए को बी डोनेट कर रहे थे तो एग्लूटिनेशन हो जाती थी, पर्सन की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो आपके पास ये जो डोनेशन है इसमें हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो रिसीव कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। यूजुअली कोशिश ये की जाती है कि जिसका ब्लड ग्रुप जो है उसको वही ब्लड ग्रुप दिया जाए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आपके पास ओ ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। और इस तरह से आपके पास जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये है कि आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बर्नस्टेन ने 1925 में इसकी जेनेटिक बेसिस डिस्क्राइब की थी और कहा था कि इट इज अ मल्टीपल एलीलिक ट्रेट that is encoded by a single polymorphic gene that is I। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आपके पास ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक एलील है जिसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक एलील है, I allele, which is present on the chromosome number 9, and this gene exists in 3 multiple alleles। और मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये 3 डिफरेंट एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दैट इज अगर एक म्यूटेशन नंबर 1 में देखें हम तो आई ए है जो कि एंटीजन ए प्रोड्यूसिंग एलील है, म्यूटेशन 2 में आई बी एंटीजन बी प्रोड्यूसिंग एलील है, म्यूटेशन 3 में स्मॉल आई नॉन एंटीजेनिक प्रोड्यूसिंग एलील है। ठीक है, और जेनेटिक बेसिस में अगर हम इसको स्टडी करें तो ऑन द जेनेटिक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोटाइप्स, वी हैव 2 genotypes for blood group A, 2 genotypes for blood group B, 1 genotype for blood group AB, and a single genotype for blood group O, that is small ii। Okay, that is very easy
And now we came to the topic, that is the gene interactions. Now, what are gene interactions? Actually, the gene interaction, it is the modification of normal phenotypic expression of a gene due to either of its allele or other non-allelic gene. यानी आपके पास अगर मैं एक जीन का पेयर ले लूं, दूसरा ले लूं, अब एक जीन दूसरे जीन में क्या कर रही है, उसको, उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर रही है, चेंज कर रही है, सप्रेस कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि ये इन दोनों जीन्स का आपस में क्या है, इंटरेक्शन है। द इंटरेक्शन बिटवीन द एलील ऑफ डिफरेंट जीन पेयर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई, दैट point is very important, located on different loci of same or different chromosome. These are known as non-allelic interactions or intergenic interactions. They usually frame as a question that what is non-allelic interaction. Non-allelic interaction is that interaction which is present between the alleles of different gene pair located on the different loci. Okay, now these are the few examples. If you want to take a screenshot, you can take it, and this is just for your conceptual purpose. ये हम कह सकते हैं कि ये just आपकी समझ के लिए है, आप देख लें, रीड कर लें, easy है, ठीक है। These are the types of the gene interactions. It is not mentioned in your book. If you want to memorize it, it's up to you. If you don't want to, then it is not necessary. Okay, gene interactions can be classified as allelic or non-epistatic interactions. हम अब तक पढ़ते जा रहे थे पीछे नॉन एलिलिक, यानी हम अब तक पीछे पढ़ते जा रहे थे नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस, एलिलिक इंटरेक्शंस, यानी हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेते थे और उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते थे ये इसकी एलील है और ये इसकी एलील, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब तक हम इन दोनों का इंटरेक्शंस ही पढ़ रहे थे, एलिलिक इंटरेक्शंस अब तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन आज से हमने नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस को पढ़ा, यानी अगर मैं एक पूरी की पूरी जीन ले लूं, दूसरा पूरी की पूरी जीन ले लूं, यानी मैं एलील नहीं ले रही, एक जीन दूसरे जीन, यानी इन दोनों जीन्स का आपस में इंटरेक्शन। पहले तो हम सिर्फ एक ले लेते थे ना और उस एलील को ही डिस्क्राइब करते थे, अब हम ले रहे हैं जीन्स को, ठीक है, अलग अलग, और वो भी डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, एपिस्टैटिक जीन व्हेन अ जीन और लोकस व्हिच सप्रेसेस और मास्क द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। अब मैं फॉर एग्जांपल एक जीन हूं और मैं एपिस्टैटिक जीन हूं, मैं बार बार आपको गुस्सा करके मैं आपके एबिलिटीज को मास्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं एपिस्टैटिक हूँ, और आप बेचारे क्या हो गए, हाइपोस्टैटिक हो गए। दैट इज नॉट गुड कि मैं जो हूँ आपके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही हूँ, तो मैं एपिस्टैटिक हूँ, आप हाइपोस्टैटिक हैं, ठीक है, जबकि मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। जेनेटिक जीन इंटरेक्शंस पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, जस्ट आप समझ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ एपिस्टेसिस वाला जो है वो आपके इंक्लूडेड है। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्राजेनिक एंड इंट्रा मीन्स कि एक जीन हो वाई और उसी में हम लोग इंटरेक्शंस को पढ़ें। इंट्रा मीन्स कि एक बाहर जीन और दूसरी वाली बाहर जीन, ठीक है। ये कुछ explanations हैं, definitions हैं, if you want to mention it then you are most welcome, but it's not included in your course. Okay, नाउ हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं कि जी एपिस्टेसिस हमारे पास क्या है, ठीक है। जीन इंटरेक्शंस हमने पढ़ा, अब हम एपिस्टेसिस पे आ जाते हैं। एपिस्टेसिस बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा समझा चुकी हूँ इसको कि आपके पास जब मैं एक सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम ले लूं और उन्हीं की दो एलील्स को मैं इंटरेक्शंस को पढ़ूं तो वो एलिलिक इंटरेक्शन होगा। लेकिन मैं एपिस्टेसिस के केस में एक अलग जीन ले रही हूँ, दूसरी अलग जीन ले रही हूँ, और उन दोनों की इंटरेक्शंस को मैं पढ़ रही हूँ, एलील्स को मैं नहीं पढ़ रही, सो दिस इज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक हो गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली दफा बॉम्बे फिनोटाइप आ चुका है, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि आपके पास डिटेंशन एग्जाम्स में एपिस्टेसिस या बॉम्बे फिनोटाइप आ सकता है, ठीक हो गया। सो व्हाट इज बॉम्बे फिनोटाइप? बॉम्बे फिनोटाइप आपके पास या एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक के मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, और एपिस्टैटिक का मैंने आपको बताया कि जी आपकी एक स्पेसिफिक जीन दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, ठीक है। अब हम बॉम्बे फिनोटाइप पे आते हैं, और बॉम्बे फिनोटाइप जो है वो कब आपके पास इंट्रोड्यूस की गई थी?
बॉम्बे फिनोटाइप को हम एच भी कह सकते हैं, रिसेसिव ब्लड ग्रुप. एग्जाम्पल इज एपिस्टेसिस एंड इट इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप फिनोटाइप, एंड इन दिस ब्लड ग्रुप द इंडिविजुअल्स आर फिनोटिपिकली ओ, मतलब कोई भी आपको फिजिकल अपियरेंस में आपको उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन अटैच होती हुई नजर नहीं आएगी. जीनोटिपिकली फिर उनके पास ए भी है, बी भी है, ए बी भी है. ठीक है. अच्छा, फिर यहाँ डिस्कवर किसने किया मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको. डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर डॉक्टर वाई एम बांदे इन 1952. इट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन बॉम्बे, मुंबई जिसको अभी कहा जाता है. तो इसके केसेस जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर स्टडी किए गए थे, एक डॉक्टर ने स्टडी किए थे. ठीक है. सो बॉम्बे फिनोटाइप में आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके आरबीसी है. आरबीसी जो है आपका, जब एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी प्रिकर्सर सब्सटेंसेस जो हैं, जो अभी बोन मैरो में बन रहे थे, उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, डीएनए थे, तो उसमें आपके पास जो क्रोमोसोम नंबर 19 था, उसके ऊपर जो एक एलील प्रेजेंट थी, एच एलील, उसमें एक एबिलिटी थी कि वो क्या प्रोड्यूस करे, एंजाइम प्रोड्यूस करे, फ्यूकोस फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम आरबीसी में प्रोड्यूस होने के बाद ये फ्यूकोस को इनेबल करता है कि ये जाके ओलिगोसेक्राइड के साथ अटैच हो जाए और एक एच सब्सटेंस बना दे. ठीक हो गया. तो ये एच सब्सटेंस जब तक बनेगा तब तक आपके पास एंटीजन ए अटैच होगी पर्सन के, इंडिविजुअल के ब्लड के आरबीसी की सरफेस के साथ. लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल वो इंडिविजुअल्स जिनमें ये एच एलील जो है वो रिसेसिव टाइप में है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख भी सकते हैं, यहाँ एक ऐसा पर्सन है जिसमें एच एच स्मॉल है, यानी ये रिसेसिव है. तो वहां पर एंजाइम की कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई. जब एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं हुई तो फ्यूकोस जाके ओलिगोसेक्राइड से अटैच नहीं हुआ. जब ओलिगोसेक्राइड से जाके अटैच नहीं हुआ तो आपके पास एच सब्सटेंस नहीं बना. जब एच सब्सटेंस नहीं बना तो हमें लगा कि ये पेशेंट जो है या ये इंडिविजुअल जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है. असल में इसमें वो एलील प्रेजेंट नहीं थी जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करती. तो ये हमें देखते देखते हुए फिनोटिपिकली ये हमें ऐसा लगते हैं कि जैसे ये ब्लड ग्रुप ओ को बिलोंग करते हैं, लेकिन असल में इनके ब्लड ग्रुप में ए भी हो सकता है, एंटीजन बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती, लेकिन बस क्या हुआ कि अटैचमेंट नहीं हुई. ठीक है, इन पेशेंट्स में अटैचमेंट नहीं हुई, और दैट बॉम्बे फिनोटाइप इज वेरी रेयर. ठीक है, इट इज रेयर, इट इज रेयर. मेंशन भी है आपकी बुक में कि 1 in 10,000, यानी 1 in 10,000. तो यहाँ पर ये जो बॉम्बे फिनोटाइप है, अगर आपकी क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो एच एलील है उसने एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, फ्यूकोसाइल फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, तो फ्यूकोस जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट था एक सब्सटेंस, वो जाके आपकी ओलिगोसेक्राइड के साथ अटैच नहीं होगा और एच सब्सटेंस नहीं बनेगा. जब एच सब्सटेंस ही नहीं है तो एंटीजन ए बी या ए भी अटैच ही नहीं होगी. राइट. This is very easy topic and that is very interesting topic and it is important also. ठीक है. I hope all the topic is clear. If there is any difficulty, I have given the example of blood group. If you want to make your own Punnett square, you can do it. And if there is any difficulty in this topic, you can ask from me. I hope this is clear. This is very interesting topic. And here I have given the example and across between the organisms, those who have the heterozygous condition of H allele, and in that condition we get the recessive allele, that is small h, and in that cases we have the offspring, the chances of appearing the hh recessive is 1/4. Okay, I hope this is clear. Wish you a best of luck and I hope you are preparing yourself for the exams. Keep yourself prepared. I hope that
there are chances that they will take examination from you people in the end of Feb. ठीक है, तो get yourself prepared and kindly focus on your studies. This is the time for you to focus. Inshallah you will get the amazing marks, inshallah, inshallah, and you'll get the admission in